लेकिन मेन अगर पूछा जाए इन भारत में कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव ये किसकी देन है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। आज भी जो है हम आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। ये बहुत पहले ही इन्होंने ये बात कह दी थी 1911 में ही, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। तो इनसे सियाजी राव गायकवाड़ से प्रेरित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आजकल का लोकसभा टाइप का, उसमें अपना अनिवार्य शिक्षा का विधेयक गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने शुरुआत के लिए 6 से 10 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा, जो कि बाद में बालिकाओं के लिए भी लागू कर दिया गया था। यह प्रस्ताव 13 के मुकाबले 38 मतों से हार गया था। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि 6 से 10 साल के बालकों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का इन्होंने प्रावधान रखा था, लेकिन बाद में महिलाओं के लिए ये लागू होने लगा। और लेकिन उस टाइम क्या हुआ था कि गोपाल कृष्ण गोखले हार गए थे। वो टोटल 38 मत पड़े थे, इनको सिर्फ 13 ही मिला था। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई और इसे लागू भी किया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 तक। पहले तो इसके बारे में जो मोटी मोटी बात है, इसकी हेडिंग वो पढ़ लेते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अध्यक्ष सैडलर महोदय थे। ठीक है, महोदय कहना क्या, सैडलर जी थे। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे ये। इसका गठन कब हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, तो 14 सितंबर 1917। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष बनर्जी और जियाउद्दीन अहमद। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में कौन से 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन अहमद। अध्ययन में लिया गया समय 17 महीने था। रिपोर्ट मार्च 1919 में 17 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसका दूसरा नाम भी है सैडलर आयोग। अगर आपसे सैडलर आयोग के बारे में पूछे या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए इसमें क्या है, 1917 है ना, 1917 से स्टार्ट हुआ। ये जो 17 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से थोड़ा याद रखने का एक ट्रिक है, 17 है, 14 सितंबर 1917 में गठन हुआ था, यहाँ 17। ठीक है, उसके बाद आप सैडलर 17 सैड ऐसे करके याद कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब ट्रिक बना सकते हैं सैडलर महोदय का 17 से। उसके बाद इसमें अध्ययन में लिया गया टाइम जो है, वो टाइम पीरियड भी 17 महीने ही है। और इनकी रिपोर्ट भी 17 भागों में प्रस्तुत की गई थी। तो ये कई बार 17-17 आया है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक, इसका अन्य नाम भी सैडलर आयोग कह सकते हैं। इन्होंने इस पर क्या, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए 2 विद्यालयों के लिए इन्होंने एक अन्य विद्यालयों के लिए भी दिया था सुझाव, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए भी। तो पहले पढ़ लेते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या सुझाव दिया था। इन्होंने कहा था कि ढाका में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय बनाए जाएं, ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो सके। कहने का तात्पर्य है कि ढाका में ही जल्दी मतलब और भी इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को बनाए जाएं, जो कि मतलब इसी के लेवल का हो, ताकि मेन जो कलकत्ता विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो रहे थे, तो उन पर भार कम हो सके। दूसरा, कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़े, ताकि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षण कॉलेजों के रूप में काम कर सके। जो अन्य महाविद्यालय थे ना उस क्षेत्र में आते थे, उनको भी बोला जा रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़े। नेक्स्ट है कि कलकत्ता नगर के बाहर महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें धीरे धीरे विश्वविद्यालय में बदल दिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कलकत्ता नगर के बाहर, इसका मतलब कि जो मतलब वहाँ आसपास यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय हैं अभी, तो उनको इस प्रकार से डेवलपमेंट उनका किया जाए कि बाद में धीरे धीरे जो टॉप मतलब महाविद्यालय हैं जो अच्छे अच्छे, उनको भी यूनिवर्सिटी की जो है संज्ञा दे दी जाए, उसमें बदल दिया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दा नशीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। पर्दा नशीन युवतियाँ मतलब कि पहले की महिलाएं जैसे पर्दा में रहती थीं, अंदर रहती थी, पढ़ाई की छूट नहीं दी जाती थी, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी युवतियों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो बेसिकली इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में भी बात की है। और सभी विश्वविद्यालय के लिए क्या सुझाव दिए इन्होंने, तो सभी विश्वविद्यालय के लिए पहला,
विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। दूसरा है कि विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त किया जाए। ठीक, मतलब सरकारी नियंत्रण से मुक्त। आज भी इस चीज़ की मांग की जाती है कि जो शिक्षा है उस पर सरकार का नियंत्रण ना हो, उससे मुक्त किया जाए। ये उस टाइम में भी यूनिवर्सिटीज़ को जो है सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की बात कही गई थी। विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के भार से, ये माध्यमिक शिक्षा के भार से भी इनको मुक्त किया जाए। और तीसरा पॉइंट है विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट तथा सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी सभा बनाई जाए। ये इन मतलब रिप्लेस किससे कह रहे हैं, सीनेट के जगह पे किससे, कोर्ट से। और सिंडिकेट जो मतलब फीस वगैरह या फिर एग्ज़ाम वगैरह कराते थे, ऐसे इन्हीं को सिंडिकेट कहा जाता था, मैंने आपको पहले बताया है। उनके जगह पे कार्यकारिणी सभा बनाई जाए। विश्वविद्यालय के कुलपतियों का पद वैतनिक हो, इन्हें सैलरी दिया जाए, कहने की बात है। विश्वविद्यालय में विभागों की स्थापना की जाए। डिपार्टमेंट, जैसे आज भी आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि अगर साइंस का बैकग्राउंड भले है लेकिन इसमें केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट अलग, फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलग, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग। इसी तरीके से उस समय मांग की गई थी कि विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट की या विभागों की स्थापना की जाए जिनमें कम से कम एक अध्यक्ष और एक प्रोफेसर हों। ठीक, यूनिवर्सिटी की जो भी डिपार्टमेंट हो सब में एक हेड होना चाहिए और एक प्रोफेसर। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए ताकि तथा डिग्री कोर्स 3 वर्ष तक का कर दिया जाए। इनका कहना है कि विश्वविद्यालय में इंटर पास विद्यार्थियों को ही, मतलब अभी भी तो ये है ना कि इंटर पास करने के बाद आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। और अभी भी देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। 3 साल तक अभी भी मैक्सिमम कोर्स चलते हैं, BA, BCom, BSc, BTech आपका 4 वर्षीय है, लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है लास्ट में ट्रेनिंग वगैरह करा दिया जाता है। ठीक, तो मेन 3 सालों का करने का प्रावधान यहीं से आया है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के अलावा कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि को भी अध्ययन कराया जाए। वही बात जो हम लोग BA, BSc, BCom वगैरह पढ़ते हैं, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान, इसके अलावा बोला जा रहा है कि आप LLB की भी जो है फैसिलिटी रखिए और MBBS वगैरह पढ़वाइए। इंजीनियरिंग के लिए इनका भी अध्ययन कराना चाहिए विश्वविद्यालयों में। नेक्स्ट है मुस्लिमों की शिक्षा अत्यंत पिछड़ी है, अतः इनके लिए अलग से प्रयास किया जाए। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या समझना है, मुस्लिमों की शिक्षा के बारे में भी बताया जा रहा है। और नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान को छोड़कर बाकी सभी विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। मतलब ये मीडियम लेवल है, इसमें जो है गणित और विज्ञान को आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ा सकते हैं, बाकी सबको भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।